सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया डॉक्टर उर्वशी मैम। एक बार मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जिन लोगों ने हमें ये मौका दिया है, दिल से सभी का आभारी हूँ। देखिए, साइंस एंड पेडागोजी एट अपर प्राइमरी लेवल मेन टॉपिक है आज के इसका। पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि एक मिनिमम समझ या मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इज एसेंशियल फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। किसी भी इंसान की ये बेसिक जरूरत है, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल तरीके से जीने के लिए एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस की जरूरत महसूस करता है। इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस फॉर ऑल का स्लोगन इमर्ज हुआ, इवॉल्व हुआ कि विदाउट साइंस द पर्सन कैन नॉट survive in the society. Therefore, minimum understanding is very, very essential for each and every citizen of this planet or the nation. डॉक्टर अहमद, आपने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर अहमद, प्लीज क्लियर अबाउट साइंस इन रेफरेंस फॉर ऑल पर्सन्स। देखिए मैम, जो साइंस है इसका परसेप्शन और इसका मीनिंग डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट माना जाता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, लेमैन ये मानता है कि जो लैब में हो रहा है, जो डिस्कवरीज हो रही हैं, इंडस्ट्रीज में जो हो रहा है, मेडिसिन में जो हो रहा है, ये साइंस है। कुछ लोगों का नजरिया है, कुछ लोग मानते हैं कि साइंस एज ए मॉडर्न आइडॉल। कुछ लोगों का और इससे अलग नजरिया है, वो कहते हैं कि भाई साइंस जो है ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए एक थ्रेट है, ए थ्रेट फॉर मैनकाइंड। कुछ लोग इवन जो पढ़े लिखे भी हैं वो ये मानते हैं कि जो कंटेंट है इन बुक ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो साइंस है। तो देयरफॉर द डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट परसेप्शन एंड मीनिंग रिगार्डिंग द साइंस। जी मैम। जनरली क्या सोचते हैं इसके ऊपर बातचीत किया है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि इसके ओरिजिन कहाँ से हुआ है, साइंस का ओरिजिन, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। शुक्रिया मैम। देखिए, वर्ड जो साइंस है दैट हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिंसिया विच मीन्स टू नो द ट्रूथ। तो साइंस का जो ओरिजिन हुआ है वो सिंसिया वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब है टू नो, टू स्टडी द ट्रूथ। तो साइंस बेसिकली जो ये डील करता है, जो इसका संबंध है, वो साइंस बेसिकली डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। जो हमारे सामने ये फिजिकल वर्ल्ड है और नेचुरल वर्ल्ड है, उसका जो संबंध है वो साइंस के अंदर है। साइंस के द्वारा हम फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड की ही स्टडी करते हैं, ऐसा है। जी मैम। सर, अभी आपने साइंस के ओरिजिन में हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताया कि साइंस का ओरिजिन किस वर्ड से हुआ है और उसका क्या मीनिंग है। अब मैं एक बात और जानना चाहूंगी, व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन भी आ रहा है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नजरिया साइंस के प्रति एक ही है या अलग अलग है, कुछ इसके बारे में भी सर बताइए प्लीज। के स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स हैं उनके व्यूज भी एक बिल्कुल एक जैसे नहीं है। असल में जो एक्सपर्ट्स की अपनी अजम्पशन और जिस फील्ड से उन्होंने ज़्यादा काम किया है या जिस फील्ड में ज़्यादा उन्होंने वर्क करने का मौका मिला है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने साइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। लेकिन कोई ऐसी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन साइंस की नहीं है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो। मैनी स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड टू डिफाइन साइंस। डिफरेंट लोगों ने साइंस को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, अटेम्प्ट किया है। सम ऑफ देम आर बीइंग प्रोड्यूस्ड हेयर। कुछ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ ताकि जो साइंस का मीनिंग है और कंसेप्ट है उसका क्लैरिफिकेशन हो सके। कोनान के मुताबिक साइंस इज एन interconnected series of concepts and conceptual schemes that have developed as a result of experimentation and observation and are fruitful for
फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से जॉन एच वुडबर्न ने डिफाइन किया है साइंस को किस तरह से, साइंस इज वर्क ऑफ एफर्ट्स ऑफ मैन to describe and relate with ever increasing accuracy and simplicity, and thus explains the object and event within our natural environment। इसी तरह से एक और डेफिनेशन है जो मैं भी जो डेफिनेशन पे बात कर रहा हूँ, मुझे भी ये थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इन्होंने साइंस की नेचर को और जो साइंस की प्रोसेस है उसको इम्फेसाइज करने की कोशिश करी है, जो फ्रेडरिक फिट्जपैट्रिक ने दी है। इसमें इन्होंने बताया है कि साइंस इज क्यूमुलेटिव एंड endless series of empirical observation which results in the formation of concepts and theories being subject to modification in the light of further empirical observations। Science is both a body of knowledge and the process of acquiring it। तो इस तरह से अगर आप if we go the above written or above said definitions, we found that some definition emphasize on the nature, some emphasize on the process and product, and some also emphasize that science is basically the study of natural and physical world। So these are the different, I think, the different views of different scholars regarding science। आपकी आवाज नहीं आ रही उर्वशी मैम, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर आपने अभी जी जी डिफरेंट स्कॉलर्स को के बारे में, साइंस के क्या परसेप्शंस हैं उनके बारे में आपने अभी बात किया, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छे से बताया। सर मैं इसी जो आपने परसेप्शन डिफरेंट स्कॉलर्स का बताया, उसी को रखते हुए मैं साइंस की नॉलेज के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगी। सर आप प्लीज इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए मैम, अगर जो ये डेफिनेशंस हैं या और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, अगर आप उनसे गो थ्रू करें तो कुछ कॉमन फीचर्स, सो कॉल्ड द सैलिएंट फीचर्स साइंस की निकल कर आती हैं, जो इस स्लाइड में आप शायद देख रहे होंगे। मैं इनको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साइंस या नॉलेज ऑफ साइंस की, वो इस तरह से हैं कि साइंस इज बेसिकली नॉलेज ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल फिनोमिना। It is ordered and systematic with internal consistency। ये वर्ड कंसिस्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी नहीं है, आई एम वेरी सॉरी। दैट इज, इट इज an ordered and systematic knowledge with internal consistency। Science concepts are outcome of experimentation and observation। Science knowledge is skeptical। Science is objective and rational। Science is precise and accurate। Science is a process as well as a product। So these are certain features which are common in all the definitions of science। So these are, I think, the important features or so-called the characteristics of knowledge of science। जी मैम। के फीचर्स की बात की, उसमें आपने सिस्टमेटिक एंड ऑर्डर्ड वे में प्रेजेंटेशन को साइंस बताया एक फीचर। तो एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी जो डायरेक्टरी होती है उसमें जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वो सिस्टमेटिक और बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्रेजेंट होते हैं, तो क्या हम उसको भी साइंस कहेंगे, डायरेक्टरी को भी अपनी? जी मैम, बहुत अच्छा सवाल है। नो डाउट कि जो डायरेक्टरी है वो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, लेकिन इस डायरेक्टरी से कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरीज या कोई इस तरीके का रिसर्च या आउटपुट नहीं आता जिसे हम जनरलाइज कर सकें। कोई कॉन्सेप्ट इससे हम डेरिव नहीं कर सकते, ना ही कोई इसका आउटपुट ऐसे निकल कर आता है जिसको जनरलाइज कर दें। तो टू माय माइंड मैम, ये डायरेक्टरी जो है दैट इज नॉट ए नॉलेज ऑफ साइंस। ओके, तो शायद व्यूअर्स को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक अपने और फीचर है साइंस का कि साइंस एज ए प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट, इस पर भी आप थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए कि ये दोनों का क्या मतलब है सर। जी जी, थैंक यू मैम।
देखिए, जब हम साइंस एज ए प्रोडक्ट की बात करते हैं तो मैम इससे हमारा मकसद और इससे हमारा जो अभिप्राय है वो ये आता है कि साइंस का रिजल्ट क्या है, जो वी डू साइंस उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका आउटपुट क्या है। तो इसमें कुछ चीजें आती हैं जिनको मैं आप शेयर करना चाहूँगा। इसमें फैक्ट्स एंड फार्मूले आते हैं। फार्मूले जितने चाहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, एवरीथिंग, या जो भी हमारे साइंस के एरियाज हैं। फिगर्स इसमें आती हैं, डायग्राम्स इसमें आते हैं मैम, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज इसमें आती हैं। और जितना भी कंटेंट है हमारी साइंस टेक्स्ट बुक्स में, वो सारा साइंस के प्रोडक्ट के रूप में ही हम मानते हैं। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ साइंस। जी मैम। सर आपने ये प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट की जो बात की है, तो बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। प्लीज डॉक्टर अहमद, साइंस की नेचर पर भी कुछ आप प्रकाश डालिए कि साइंस की नेचर क्या है, लोग इसके बारे में क्या समझते जी मैम, थैंक यू। देखिए, साइंस की नेचर बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर्टिकुलरली फॉर टीचर्स एंड टीचर एजुकेटर्स। Unless and until a teacher does not understand the nature of science, I think he or she cannot do the justice with the students through his or her teaching. साइंस की नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है टीचर और टीचर एजुकेटर्स को। अदरवाइज, टू माई लिटिल नॉलेज, वो साइंस पढ़ाने के साथ जस्टिस नहीं कर सकता। तो साइंस की नेचर में यह है कि जो साइंस की जितनी भी नॉलेज है ये एम्पेरिकल है, और एम्पेरिकल का मतलब है एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एविडेंस। हर चीज के लिए प्रमाण, प्रूफ, सबूत की जरूरत है। दूसरा जो इसका नेचर है वो स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल का मतलब यह है कि जो भी साइंस की नॉलेज हम समझते हैं, जो निकल के आता है थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ये परमानेंट भी हो सकती है और ये जरूरी नहीं परमानेंट हो। जब नई रिसर्चेज, नई डिस्कवरीज, नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो उससे पता चलता है कि जो पुरानी नॉलेज है उसको अपडेट करने की जरूरत है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो इसलिए ये स्केप्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसमें डाल्टन साहब ने प्रपोज किया, जो मॉडल था एटम का, कि ये डिवाइड नहीं किया जा सकता और इंडिविजिबल है। लेकिन जो बाद में हमारे रदरफोर्ड और दूसरे लोग आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये पाया, ये प्रूव किया कि एटम जो है डिविजिबल है। इसलिए साइंस का जो नेचर है स्केप्टिकल भी है। तीसरा पॉइंट इसके नेचर में यह है कि ये रैशनल है, ये लॉजिकल है, इसका लॉजिक है और इसको टेस्ट किया जा सकता है। ऐसी नहीं कि कोई चीज एजम्पशन पर आधारित है। जो भी आउटपुट है, जो भी नॉलेज है साइंस की, उसको टेस्ट किया जाता है अंडर एक्सपेरिमेंटेशन। और साइंस की जो प्रिसाइज है नॉलेज और एक्यूरेट है। प्रिसाइज का मतलब है कि ये ब्रीफ एंड एक्यूरेट, परफेक्शन आना चाहिए इसमें, एक्यूरेसी आना चाहिए। रेप्लीकेबल है। रेप्लीकेबल मीन्स ये है कि आप इस नॉलेज को, इस एक्सपेरिमेंट को जब भी दोहराओगे, जब भी इसको रिपीट करोगे, तो वही सेम 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैरासीटामोल बनाने का एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में उस प्रोसेस को दोहराते हैं तो हर बार हमें उसी क्वालिटी का पैरासीटामोल प्राप्त होगा। ये कैरेक्टर रेप्लीकेबल कहलाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इसका, वो कॉज एंड इफेक्ट का है। हर चीज का कोई कॉज है जिसका असर हमें देखने को मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पर आज हम कोविड की बात कर रहे हैं, तो कोविड का कोई कॉज है और इफेक्ट में क्या आता है कि भाई हमारा गला खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, या और दूसरे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका एक नेचर यह है कि ये एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन जो है इसका बैकबोन है, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं कि हमारे देश में साइंस की नॉलेज कुछ और कहेगी और जामा, जापान, अरब या किसी दूसरी कंट्री में कुछ और कहेगी। तो ये यूनिवर्सलिज्म पर आधारित है। इसकी वैल्यूज, इसका जो वैल्यूज और जो इसकी नॉलेज है वो यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, नो चेंज, नो बॉर्डर। स्पिरिचुअल है। अब लोग बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड एक इम्फेसिस आई है कि साइंस शुड टीच स्पिरिचुअलिटी। साइंस शुड डेवलप पर्सन एज ए स्पिरिचुअल सिटीजन। बिना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के इंसान अधूरा है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह है कि उसकी ये समझ आए कि जो यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, मेरे आसपास जो भी नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड है, मैं उसका एक पार्ट हूँ एंड पार्सल हूँ, मैं उसका एक कंपोनेंट हूँ।
मेरा सर्वाइवल, मेरा वेलफेयर तभी पॉसिबल है जब मेरे आसपास का जो लिविंग और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है वो भी हेल्दी रहे। तो मेरी ड्यूटीज क्या बनती हैं कि मेरा कोऑर्डिनेशन रहे और मैं कंट्रीब्यूट करूं, मदद करूं, जितना भी मेरे आसपास लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड है, मेरा रोल बनता है कि मैं उसको मेंटेन करूं और मैं स्पिरिचुअल काम करूं। एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ये इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए, सब ऑब्जेक्टिव है। और एक कैरेक्टर इसमें और बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम पार्सिमोनियस कहते हैं। पार्सिमोनियस का मतलब है ये सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हमें इंटरप्रेट करके, एक्सप्लेन करके समाज को, नागरिकों को, लोगों को बताना होता है। मीन्स कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में हमें साइंस की बात लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इस तरीके का ये कैरेक्टर्स हैं जिसको आप नेचर हम कह रहे हैं। तो ये सारी, अगर ये नेचर का कॉन्सेप्ट और नेचर की अंडरस्टैंडिंग टीचर को होती है तो वो जब भी पढ़ाता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान, किसी भी लेक्चर के दौरान, वो इन पॉइंट्स को हाईलाइट करता है, इम्फेसाइज करता है, कोशिश करता है कि जो भी ऑडियंस हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको उस मोड पर ये करेक्टर समझाया जा सके। जी मैम। सरल शब्दों में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के दौर में साइंस पढ़ाने की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन पर चर्चा कीजिए सर। देखिए मैम, जहाँ तक पेडागोजी ऑफ साइंस से ताल्लुक है, मेरी समझ के मुताबिक कोई ऐसी पेडागोजी की कोई ऐसी दुनिया में एक डेफिनेशन नहीं है, कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है पेडागोजी की जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस मिली हो। तो बेसिकली हम पेडागोजी को ये मानते हैं कि पेडागोजी बेसिकली इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो पेडागोजी जो एक साइंस है और आर्ट है किसका? टीचिंग का। तो मैं समझता हूँ साइंस के बारे में हमने कुछ बातें कर ली हैं कि भाई साइंस का मीनिंग क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है और साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या इसके एक्सप्लेनेशन हैं, सो कॉल्ड डेफिनेशन है, और क्या इसका नेचर है। उस पर थोड़ी सी बात हो गई है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं चाहूँगा कि जो आर्ट का पार्ट है पेडागोजी का, कि पेडागोजी एज साइंस एंड आर्ट, तो आर्ट पे मैं बात करना चाहूँगा कि आर्ट्स क्या है। तो पेडागोजिकल डिस्कोर्स जो भी है, हमारी पेडागोजिकल प्रैक्टिस जो है आर्ट के रेफरेंस में, उसे एक हेल्दी एस्थेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए क्लासरूम में, जहाँ पर हर बच्चा एंजॉय करे, हर बच्चा इंटरेस्ट ले, हर बच्चा नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में काम करे, हर चीज की ब्यूटी हो। और पेडागोजी शुड, आई थिंक, एक जॉयफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करे क्लास में। तो ये आर्टिस्टिक कंपोनेंट है पेडागोजी का। अगर इसके हम पॉइंट्स की बात करें तो ये इसमें पेडागोजी एज एन आर्ट इंक्लूड्स ब्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी पेडागोजिकल प्रैक्टिस। जो भी हम पेडागोजी की प्रैक्टिस करते हैं, इसमें थोड़ी सी ब्यूटी होनी चाहिए। ब्यूटी इन द सेंस कि सबको अच्छी लगती हो। दूसरा है एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन फॉर प्री कंसेप्शंस, एक्सपीरियंस, इंडिविजुअलिटी, क्वेश्चंस एंड रेस्पॉन्सेज ऑफ ईच एंड एवरी लर्नर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैडम। जहाँ तक हम आर्टिस्टिक कंपोनेंट ऑफ पेडागोजी की बात करते हैं, बच्चों के जो प्री कॉन्सेप्शंस हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा मेजर सोर्स एंड रिसोर्स है फॉर टीचर। बच्चा अब क्या समझ रहा है किसी चीज के बारे में, उसका क्या परसेप्शन है, वो हमें रास्ता दिखाता है कि आगे को मुझे क्या करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। तो बच्चे के परसेप्शन और जो बच्चे के एक्सपीरियंस हैं वो बड़े फर्टाइल कंपोनेंट हैं पेडागोजी के। तो परसेप्शन उनके क्या हैं, एक्सपीरियंस क्या है, बच्चे की इंडिविजुअलिटी क्या है, बच्चे के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बड़ी दौलत है, बड़े रिसोर्स हैं, रास्ता बताते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, आर्ट ये कहती है कि हम इनका रेस्पेक्ट करें। एवरी चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीचर, फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, एंड एवरी चाइल्ड इज, आई थिंक, ए मास्टर पीस क्रिएटेड बाय गॉड और बाय नेचर। तो हर बच्चे का परसेप्शन, एक्सपीरियंस, इंडिविजुअलिटी, क्वेश्चंस और जो रेस्पॉन्स है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली हमें पेडागोजी को
एडजस्ट और एग्जीक्यूट करना चाहिए। इसी तरह से respecting and appreciating cultural diversity of the class and use of cultural diversity as a resource for teaching and learning, ये बड़ा important पॉइंट है मैम कि हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी हर क्लास का पार्ट है और कल्चरल डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ के रूप में हमें लेना चाहिए और कल्चरल डाइवर्सिटी को बच्चा भी एक्सेप्ट करे, उसकी रेस्पेक्ट करे और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है या जो इंटर कल्चरल कॉम्पिटेंसीज हैं या जो इंटर कल्चरल सो कॉल्ड इंटेलिजेंस में कह सकता हूँ कि ये चीज टीचर को निकालना चाहिए और उसका यूज करना चाहिए एज ए रिसोर्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अगला पॉइंट जो है वो प्योरिटी ऑफ थॉट्स है। प्योरिटी ऑफ थॉट्स का मतलब है कि टीचर के जो थॉट्स हैं वो बड़े प्योर और क्लीन होने चाहिए। यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि कोई पर्सनल बायस नहीं होनी चाहिए टीचर में या हम लोगों में, हम लोग टीचर हैं, और कोई प्रिजुडिस नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के बारे में या किसी और इशू के बारे में। वी शुड बी वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव, वी शुड बी वेरी वेरी साइंटिफिक इन आवर अप्रोच। तो ये भी आर्टिस्टिक कंपोनेंट है कि प्योरिटी ऑफ थॉट्स जो आर्ट का पहलू है। और अगला पॉइंट है मैम जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी जो पेडागोजी है वो कल्टीवेट करे गुड हैबिट्स का बच्चों में, यानी पेडागोजी शुड कल्टीवेट गुड हैबिट्स एंड ओपन माइंडनेस अमंग लर्नर्स। हमारी जो भी पेडागोजिकल प्रैक्टिस है वो उनसे बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप हो, कल्टीवेशन हो उनका, हर बच्चे के अंदर अच्छी हैबिट्स आए और ओपन माइंड बने हर बच्चा। और लास्ट पॉइंट जो है इसका वो रेस्पेक्टिंग डिफरेंशियल लर्निंग पेस। देखिए हम सब जानते हैं कि हर बच्चे का जो लर्निंग पेस है या जो रेट ऑफ लर्निंग है या जो स्पीड ऑफ लर्निंग है वो सेम नहीं है, तो हमें उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो हमारे लिए दुख दर्द की बात नहीं होनी चाहिए, परेशान हमें ना करे, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंगली उनके लर्निंग पेस के मुताबिक आवर जो पेडागोजी है मीन्स our pedagogy should be responsive for the differential learning pace of learners। रेस्पेक्ट करें हमारी पेडागोजी और जो उनकी नीड आती है डिफरेंट लर्नर्स की अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट लर्निंग पेस, उसका रेस्पेक्ट ही नहीं करें बल्कि उस पर काम करें ताकि हर बच्चे का नीड के मुताबिक बच्चे की मदद, बच्चे की सपोर्ट और बच्चे की सहायता की जा सके मैम। तो ये बेसिकली जो पेडागोजी एज एन आर्ट की बात है। जी मैम। उसको बहुत अच्छे से आपने व्यूअर्स को समझाया। सर